वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन की एनालिसिस करने वाले हैं। हम लोग क्वेश्चन के बारे में देखने वाले हैं। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये सब सारे क्वेश्चंस तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो अभी इस वीडियो में इस वीडियो को देखने का फायदा क्या है? इस वीडियो को देखने का फायदा ये है कि बाकी वीडियो में आपको कंटेंट मिला होगा, आज के डेट में आपको यहाँ पर एनालिसिस मिलेगी। ठीक है, एनालिसिस मिलेगी। तो एनालिसिस कहने का क्या मतलब है? तो यू विल नो द जेस्चर इन विच क्वेश्चन इज आस्क्ड। पहला तो आपको ये पता चलेगा कि भाई क्वेश्चन, उसके बाद आपको ये पता चलेगा, एक तो क्वेश्चन के बारे में पता चलेगा, प्लस आपको ऑप्शंस के बारे में भी पता चलेगा कि जब ऑप्शंस दिए रहते हैं चार, पांच हटा दो अभी, चार जो ऑप्शंस दिए रहते हैं उसमें से किसके होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है किस टाइप के क्वेश्चन में। तीसरा, लॉजिक बिहाइंड द ऑप्शंस, लॉजिक बिहाइंड द ऑप्शंस। और चौथा, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन। ये चारों चीजें अगर आप क्वेश्चन का समझते चलते हो तो आप क्या कर रहे हो? आप क्वेश्चन को नहीं समझ रहे हो, आप किसी बुक को नहीं पढ़ रहे हो, आप एग्जामिनर का माइंड पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेगी। अब देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं, तो जो भी मेरे वीडियो देख रहे होंगे उनको पता होगा कि थीम क्या होती है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं थीम की बात करूंगा। थीम यहाँ पर क्या है? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट abolish the abolish the ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया, ओवर ट्रेड इन इंडिया। ये जो बात है, ये सारी जो बातें हैं, ये क्या कहता है, ये क्या कहलाती है, ये क्या कहती है कि भाई इसका ये मतलब है कि पार्लियामेंट का जो सोवरेंटी है, ठीक है, तो यहां पर क्या है कि जिसने पार्लियामेंट के वजह से कहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली ट्रेड में खत्म हो गई। सिंपल सा ये क्वेश्चन है। तो मैंने आपको चाय चाइना के बारे में बताया था, ठीक है, कि ये कब हुआ है? ये 1813 में हुआ है। सब कुछ खत्म हो गया है लेकिन चाय चाइना बचा हुआ है। ठीक है, चाय चाइना बचा हुआ है। तो हुआ कब है? 1813 में। वही आंसर इसका। ठीक है, वही है आंसर इसका। अब बहुत सारे ये लोग ये बोलेंगे कि 1813 क्यों नन ऑफ द अबव होना चाहिए? क्यों नन ऑफ द अबव होना चाहिए? क्योंकि चाय चाइना तो था ना भाई। प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी कब बनी है बीईआईसी? अगर मैं आपसे ये पूछ दूं कि बीईआईसी प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी कब बनी है, आप जा करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कब बनी है। और नहीं तो मेरा वीडियो देख लेना, डिटेल में मैंने बताया है भाई क्यों उस समय ही क्यों बनी है ना, ये भी मैंने बता रखा है। तो यहां पर क्या है कि ये चीज नहीं होगी, ये चीज मान्य नहीं होगी। क्यों नहीं मान्य होगी? क्योंकि एक्सेप्शन पर आप पूरे क्वेश्चन को बेस्ड नहीं कर सकते हो, है ना। एक्सेप्शन पर आप पूरे क्वेश्चन को बेस नहीं कर सकते। और दूसरी चीज, जो दूसरा एक्ट है, जिस जो कंफ्यूजन, जो दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, वहां पर कमर्शियलाइजेशन हुआ है भाई। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता कि कब एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनी, प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी कब बनी, कमर्शियल फंक्शन, कमर्शियल आर्म उसका कब खत्म हुआ, तो वो आंसर हो सकता था। लेकिन मोनोपोली बोली, मोनोपोली की बात हुई है और एक्सेप्शंस को ध्यान में रखते हुए आप आंसर ही बदल दो, ये नहीं हो सकता। इसलिए इस पर ध्यान रखना। उसके बाद क्वेश्चन है कि बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, ठीक है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव द पावर टू डिस्कस द बजट। 1892 वाला है ये। ठीक है, इसके पहले वाले एक्ट में भी बजट से रिलेटेड कुछ प्रोविजन थे। वो प्रोविजन क्या है मैंने वीडियो में डील करके रखा है, जा करके वहां देख लो। अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। फिर देखो सुप्रीम कोर्ट का क्वेश्चन है। ये किसका क्वेश्चन है? ये सुप्रीम कोर्ट का क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट का क्वेश्चन कहने का क्या मतलब है भाई? कि पूछ रहा है सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ। ये भी मैंने बताया था आपको। इवन मैंने अमेंडिंग एक्ट में भी बताया था कि सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मेशन 1773 वाले एक्ट को अमेंड करने का एक कारण था। ये भी मैंने आपको बताया। तो आंसर क्या है इसका? 1773 वाला। उसके बाद यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पर बात हो रही है। देखो एकदम सेम नेचर का क्वेश्चन है यहाँ पे। ये तो गलत ही है, लेमाइस्टर। यहाँ पर सर एलिजा एम्फे ये है, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। यही क्वेश्चन तो अभी वहां पर किया था। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज द फेडरल कोर्ट इन इंडिया क्रिएटेड। ये कब हुआ है? ये 1935 में हुआ है। ठीक है, मैंने आपको बता रखा था कि आप फेडरल कोर्ट को देख लो, आप रेलवे कमीशन को देख लो, आप बैंक को देख लो। ठीक है, आप फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को, ये सारी चीजें 1935 में हुई है। आपको ये याद रखना होगा, है ना। आपको ये चीज याद रखना होगा, रखनी होगी। उसके बाद आते हैं यहाँ पर, द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। अब 1935 यहाँ से आपको पता चल चुका है कि ये 1935 में हुआ है। तो या तो आंसर 1935 होगा, नहीं तो 1935 के आसपास का कोई साल होगा। अब आसपास कहने का मतलब 1935 से लेकर के मैक्सिमम 1938 1939 तक ये हो जाना चाहिए, या 1940 तक। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये तो 1935 है और 1937 है। अब इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। और चांसेस है 1937 हो, क्योंकि जिस साल ये एक्ट आया सब कुछ उसी साल बन जाए।
क्योंकि ऑलरेडी देखो, वो लोग अंग्रेज भी तो करेंगे, तभी करेंगे ना, ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस से करेंगे, ऑर्डर ऑफ जिसकी जरूरत ज्यादा होगी उसके साथ वो, उसको सबसे पहले वो करने की कोशिश करेंगे। तो किसकी जरूरत ज्यादा हो सकती है? कोर्ट की जरूरत ज्यादा हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, क्योंकि ऑलरेडी कोर्ट एस्टेब्लिश्ड है ना, तीनों प्रेसिडेंसीज में एस्टेब्लिश्ड है, सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश है, उसके साथ चीजें चल रही है, प्रोसीजर चल रहा है, फिर कई सारे गवर्नर जनरल आए, लॉ वॉ पास किया, तो ये सारी चीजें आपको देखनी होगी। और इससे ये पता लगेगा, इससे क्या पता लगेगा, इससे एक सिंपल सी चीज पता लगेगी, पता चलेगी कि भाई इसकी जो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी है ये पीछे है। तो 1937 हो सकता, होना चाहिए, हो सकता है, अदरवाइज 1935 37 में से एक ही होगा। अगर ऐसा दे देता 1935 36 37 38, तो करना मुश्किल हो जाता है ना, तब हम इसको लॉजिकली नहीं कर सकते थे। अब एक चीज आपने देखी यहाँ पर, एक एनालिसिस देखा यहाँ पर, चलो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर आपको बताता हूँ क्या वो। उसके बाद देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड। यहाँ पर क्या बोल रहा है? बीओसी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के एस्टेब्लिशमेंट की बात यहाँ पर हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के एस्टेब्लिशमेंट और सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? हमने ये बता रखा है ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये पॉलिटिकल वो देखेगा, ये कमर्शियल वो देखेगा, ये हमने बता रखा है, डिवीजन हुआ है, डुअल गवर्नमेंट। ये कब देखा हमने? तो 84 में, 1784 में ये देखा है, पिट्स इंडिया एक्ट में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तो अभी देख रहे हैं हम, ये कब हुआ है? 1773 में। इसका मतलब बी का वन जहां पर भी होगा वो आंसर होगा। देखते हैं चुपचाप चल करके ऊपर, बी का वन कहां पर है? एक ही जगह है, एक ही जगह है, तो ये आंसर होगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, अब एक चीज आप देखो कि हमने 7 क्वेश्चन देखे, उसमें से 4 5 में तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में ही पूछ दिया है, बाकी 2 में फेडरल कोर्ट के बारे में पूछा है, बाकी 2 में फेडरल कोर्ट के बारे में पूछा है। देखो अब यहां पर ये मत सोचना कि यार अब तो बीपीएससी नए ट्रेंड को लेकर के आ रही है तो घटना चक्र इररेलेवेंट है, नहीं है ऐसा। कुछ कुछ सब्जेक्ट में तो बिल्कुल नहीं है, हिस्ट्री साइंस के सब्जेक्ट में तो बिल्कुल भी नहीं है। अब कहोगे कि नहीं ऐसा तो गलत है, हमने भी क्वेश्चन देखा है, अरे क्वेश्चन मैंने भी देखा है। चक्कर क्या है ना कि देखो, सारी चीजें आउटडेटेड नहीं हुई है। आप करंट अफेयर की बात करोगे तो ठीक है, हम लोग करंट अफेयर करवा रहे हैं प्रतियोगिता दर्पण, क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि प्रतियोगिता दर्पण में कॉन्सेप्चुअल चीजों के साथ डील किया गया है, वन लाइनर भी है उसमें, लेकिन साथ में कॉन्सेप्ट्स भी हैं, है ना, इसीलिए वो मोटी है। और स्पीडी, एडिटोरिया, ये सब अभी क्या है, अभी वो पतली है। क्यों? क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट नाम की चीज, फैक्ट 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 है। अगर स्पीडी में अगर आपको एक पैराग्राफ का भी कोई पॉइंट मिलता है ना, कोई टॉपिक मिल जाता है जिसको 10 लाइन में डील किया, उस 10 लाइन में फैक्ट होगा। इसमें नहीं है, इसमें कॉन्सेप्ट है, लिंकेज है। जैसे राम मंदिर का पहला ही है टॉपिक, राम मंदिर के बारे में है, तो यहाँ पर बताया गया है कि नगरा स्टाइल, द्रविड़ा स्टाइल में डिफरेंस क्या होता है, कहाँ पर विमाना होता है, कहाँ पर मंडपा होता है, कहाँ पर फंक्शन होता है, ये सब फंक्शन होता है, ये सब सब कुछ बताया हुआ है। तो इसने क्या किया है कि सबसे पहले करंट के साथ डील किया है, करंट के बाद डायरेक्ट ये स्टैटिक पर लेकर के गया है। इवन कि अभी एक सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आया था कि घूस लेकर के जो मंत्री लोग हैं वो अपना वो नहीं बदल सकते, स्टैंड नहीं बदल सकते, उस पर इसने आर्टिकल वार्टिकल सब दे दिया है। ठीक है, तो ये प्रॉपर बुक है, ये बहुत देखने के बाद हमने सोचा कि नहीं, यहीं से क्वेश्चन के आने के चांसेस है और कॉन्सेप्ट बिल्ड होने का चांस यहीं से, क्योंकि अल्टीमेटली मेंस लिखना होगा। जब पढ़े रहोगे कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें तभी जाकर के लिख पाओगे, फैक्ट जैसे नहीं होने वाला, मेंस नहीं होने वाला, है ना। स्पीडी एडिटोरिया में से ऐसा नहीं है कि अगर करंट अफेयर के 35 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो एक भी स्पीडी से नहीं आ रहा, ये भी कहना गलत है। ठीक है, तो पूरे तरीके से किसी को भी बायकॉट कर देना और बदनाम करना ये चीज सही नहीं है। यहां पर भी अब आप ये बोलोगे कि भाई इस बुक का भी क्या मतलब है? बुक का क्यों नहीं मतलब है? बीपीएससी आज जिस ट्रेंड को पकड़ रहा है ना भाई, इस ट्रेंड को यूपीपीसीएस 4 साल पहले पकड़ चुका है। ओडिशा पीएससी, उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन, इस चीज को 2018 में पकड़ा है। राजस्थान पीएससी इसको आरपीएससी, मतलब राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन वाला, आरएएस जिसको बोलते हैं, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, वो आरएएस का एग्जाम होता है, वो कब कर, वो 2017 में बदल चुका है ट्रेंड। ठीक है, उसके बाद आप हरियाणा पीएससी देख लो, आप बंगाल, वेस्ट बंगाल पीएससी देख लो, ये सब इसी ट्रेंड पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना। क्या ऐसे क्वेश्चन बीपीएससी नहीं पूछ सकता आज? अभी बदले हुए, जो आप कह रहे हो ना कि बदल गया है, बदल गया है ट्रेंड, बिल्कुल, क्या ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकता बीपीएससी? रोक दोगे क्या? है? रोक दोगे क्या?
नहीं रोक पाओगे ना, नहीं रोक पाओगे, तो बात को समझने की कोशिश करो कि हवाबाजी नहीं है, सच में चीजें रिलेट करती है। ये जो मैंने आपको इतना उड़ीसा पीसीएस, यूपी पीसीएस, आरएएस का एग्जांपल दिया, बीपीएससी इसी लाइन पे क्वेश्चन पूछने चाह रही है, और इन्हीं सब एग्जाम्स के क्वेश्चन है इसमें, बदले हुए पैटर्न के साथ हैं ये कब हुआ है ये पेपर? ये वाला, ये यूपी पीसीएस प्री 2003 का क्वेश्चन है। क्या आज बिहार पीसीएस ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता? क्या फैक्चुअल है इसमें? समझ रहे हो बात को? अब ये आईएएस प्रीलिम्स 2017 का क्वेश्चन है। बीपीएससी बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कट कॉपी पेस्ट कर सकता है, बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट कर सकता है, और उसने 69वीं में किया भी है, 69वीं में उसने किया भी है। तो यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, एक चीज आपको ये दिखेगा कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डायarchy रेफर्स टू, डायarchy रेफर्स टू। अब डायarchy और बाइकैमरलिज्म दोनों मैंने डील कर रखा है, डायarchy और बाइकैमरलिज्म दोनों मैंने डील कर रखा है। डायarchy का क्या मतलब होता है कि जो सब्जेक्ट्स है उसको डिवाइड कर दिया जाता है। बाइकैमरलिज्म का क्या मतलब है, हाउस को डिवाइड कर दिया जाता है, दो हाउस हो जाएंगे, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, अपर हाउस लोअर हाउस, ठीक है, यहां पर ये बात क्लियर रखना। अब यहां पर क्या है, डिवीजन ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर इनटू टू हाउसेस, डिवीजन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर इनटू टू हाउसेस, ये बाइकैमरलिज्म की बात कर रहा है, तो डायarchy तो नहीं होगा। ये डबल गवर्नमेंट की बात कर रहा है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की ये बात किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं फेडरेशन की बात कर रहा है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं तो फेडरेशन की बात कर रहा है। हैविंग टू सेट्स, ये कहीं ना कहीं सुजरेंटी की बात कर रहा है कि भाई लंदन में भी है, यहाँ पर भी, दिल्ली में भी है। बचता है ये, तो आंसर ये होना चाहिए। और वैसे भी देख लोगे तो प्रोविंसेस को दो कैटेगरी में बांटा है इसने, ठीक है, प्रोविंसेस में दो कैटेगरी आई थी तब डायarchy यहां पर हुआ था बाद में, ठीक है। बाद में 1935 वाले एक्ट से इसको सेंटर पे कर दिया गया था, ये भी मैंने वीडियो में बहुत डिटेल। अब देखो क्वेश्चन आ गया, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डायarchy वाज इंट्रोड्यूस्ड एज अ सेंट्रल लेवल, ये बहुत डिटेल में ऑलरेडी वीडियो में कवर हो रखी है, अब वीडियो जाकर के देखिए प्लीज। तो एक्ट है 1909 का, एक्ट है एक्ट है 1919 का, 1935 का, 47 का, तो आंसर इसका 1935 होगा, ये ध्यान रखना है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट सेटअप डायarchy सिस्टम एट सेंट्रल लेवल, 1919 भी डायarchy को सेट करता है, 1935 भी डायarchy को सेट करता है, ठीक है, लेकिन ये कहां करता है, ये प्रोविंस में करता है, ये कहां करता है, ये सेंटर पे करता है। क्वेश्चन क्या है, सेंटर पर, तो ऑप्शन ये होगा, ऑप्शन ये होगा। अब जो एक्ट है 1909 का, ये किसके साथ एसोसिएटेड है, ये किसके साथ एसोसिएटेड, डायarchy की बात हो रखी है, क्या ये डायarchy के साथ एसोसिएटेड है? 1919 और 1935 डायarchy के साथ एसोसिएटेड है, ये ध्यान रखना। तो डायarchy के साथ नहीं है, खत्म हो गया, समझ रहे हो, ये खत्म हो गया। क्या लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के साथ ये है, एसोसिएटेड है? नहीं है। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की बात करें तो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स पहली बार कब ये किया गया था, अलग किया गया था, इसको कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन बोल करके ऐसा कुछ है नहीं, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन वो शुरू हो गया था, मैंने आपको बताया था ऐसा करके, लेजिस्लेटिव फंक्शन है पहले, सॉरी, हाँ, ऐसा करके कुछ बताया था, ये लेजिस्लेटिव फंक्शन है, इसको बॉम्बे मद्रास और उससे उसको छीन लिया गया था, बाद में फिर इसको देने लग गए थे। 1858 के बाद वो डिसेंट्रलाइजेशन वो चालू हो गया था, धीरे 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 करके 1935 तक हो गया था। तो इसका अगर ऑनसेट पूछ लिया कि भाई कब से पावर रिस्टोर करने गए हैं, तब आप इसको दे सकते हो 1861 वाला, मतलब वो वाला आप दे सकते हो एक्ट उसको। लेकिन लेकिन यहां पर अगर आपसे पूछ रहा है 1909 के बारे में, तो मैंने आपको यह भी बता रखा था कि फादर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात यहां पर हो रही है, और फादर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट कौन है, कमेंट बॉक्स में लिखना, आंसर इसका ए होगा 1909 में। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। देखो, जिसने भी उन वीडियोस को देखा है, ठीक है, दोज हु हैव वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो, उसके बाद अगर आप ये कर रहे हो तो आपको पता चलेगा कि ऑलमोस्ट अब तक जितना क्वेश्चन हुआ है उसमें से
नॉट इवन सिंगल क्वेश्चन, नॉट इवन सिंगल क्वेश्चन इज आउटसाइड दोज वीडियोस। ठीक है। और दोज वीडियोस कहने का ये मतलब नहीं है कि उस वीडियो में जितने अक्षर लिखे हुए हैं वो सब, मतलब उस वीडियो में लक्ष्मीकांत खुली हुई है और उस लक्ष्मीकांत में जो मैंने बोला है इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन है ना। देखना कई बार तो मैंने लक्ष्मीकांत को डील भी नहीं किया, ये बोला कि भाई इसको पढ़ लेना पढ़ लेना पढ़ लेना, जहां से बोला है ना पढ़ लेना पढ़ लेना पढ़ लेना, वहां से क्वेश्चन नहीं होगा। रेयर चांस है, ठीक है, ऐसे बेट नहीं कर सकते, लेकिन वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट चांस है कि वहां से क्वेश्चन होगा, बहुत कम चांस है। ठीक है। तो यहां पर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द प्रिंसिपल फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाली बात यहां पर हो रही है। अब ये क्या है, द इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंसेस। ठीक है। तो अभी बात हुई है कि भाई 1935 में सेंट्रल लेवल तक गया है वो, 1935 में वो कहाँ गया है, तो वो सेंट्रल लेवल पर गया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन बोल रहा है प्रोविंसेस में। तो प्रोविंसेस में 1935 के एक एक्ट पहले आएगा, तो 1935 का एक एक्ट पहले कौन सा है, 1919, तो मतलब ये तो सही होगा। जैसे ही ये सही हो गया ये कट गया, जैसे ही ये सही हो गया ये कट गया। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। एक बात बताओ, यहां पर क्या है, यहां पर बोला गया है कि एक्ट ऑफ 1909, 1909 ये किसके साथ एसोसिएटेड है भाई, सेपरेट इलेक्टोरेट के साथ। सेपरेट इलेक्टोरेट किस बेसिस पर होता है भाई, तो कम्युनल इलेक्टोरेट की बात यहां पर हो रही है। वही मैंने आपको बोला था, फादर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट या फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट वो कौन है, तो ठीक है। अब मिंटो की बात हो रही है, तो ठीक है वो है वहां पे, चलो समझ गया मैं। लेकिन जब कम्युनल इलेक्टोरेट की बात हो रही है, जब कम्युनलिज्म की बात हो रही है, जब रिलीजन से रिलेटेड चीजों को लेकर के बात हो रही है, तो इसका क्या मीनिंग बैठता है, इसका ये मतलब बैठता है कि जो जिस रिलीजन, जो रिलीजन जिसके अंदर अलग होने की इच्छा बहुत ज्यादा होगी, वही तो सबसे पहले अलग होगा। तो सबसे पहले अलग होने की इच्छा किसमें थी, मुस्लिम्स में। तो चांसेस है ना, चांसेस है ना कि मुस्लिम्स ऑलरेडी यहां पर अलग हो चुके हों। ऐसा थोड़ी ना होगा कि जिन्ना पाकिस्तान मांग रहे हैं और बन गया खालिस्तान और मिल गया किसी को, और जिन्ना रह गए अपने यहीं पे। ठीक है, नेहरू बन गए पीएम और जिन्ना बन गए आम आदमी और खालिस्तान कोई और लेकर के, ऐसा नहीं हो सकता। जिसकी डिमांड रहेगी, जो बनने नहीं दे रहा, जो चीजों को रोक रहा है, वही तो, उसी को तो सबसे पहले मिलेगा। और नहीं तो किसको मिलेगा, क्या सिखों को मिलेगा। बुद्ध जैन तो मानते नहीं है, वो तो मांग ही नहीं रहे थे कि हमें अपना अलग प्रदेश दे दो। हिंदू मांग ही नहीं रहे थे, हिंदू तो यहीं पर थे, तो बचता कौन है, मुसलमान। तो आंसर ये हो सकता है, ये सोचा जा सकता है कि 1909 में ही मुस्लिम्स यहाँ पर आ गए थे। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ कि एक तो ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ये जैसे ही कटा दो निकाल दो। तीसरा पढ़ो, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंसेस। ठीक है, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी टू द सेंटर, बाय द सेंटर टू द प्रोविंसेस। तो आपको याद होगा ट्रांसफर्ड वाला, डायरकी वाला, है ना, ट्रांसफर्ड और रिजर्व लिस्ट वाला। तो यहां से ये आ जाएगा, ये भी वीडियो में डील किया हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, इन सबको ध्यान में रखना। उसके बाद क्या है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म की बात हो रही है, 1919 वाली, यही वाली, है ना, ये यही सेम एक्ट है, नाम दूसरा है, नाम बदल के यहां पर दे दिया है। तो यहां पर कहा गया है ऑल विमेन। मैंने जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आपको ये चीज बोली थी कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी एंड अडल्ट फ्रेंचाइजी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी एंड एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है कि जितने लोग एडल्ट हैं वो सारे वोट दे सकते हैं। और जितने लोग, और एडल्ट फ्रेंचाइजी का क्या मतलब है, एडल्ट फ्रेंचाइजी की एडल्ट होना तो जरूरी है, पर वो यूनिवर्सली नहीं है। मतलब कुछ ना कुछ कंडीशंस ये दे देंगे कि तुमको पढ़ा लिखा होना चाहिए, तुम्हारे पास इतने पैसे होने चाहिए, तुम्हारे पास इतना जमीन होना चाहिए, 50 एकड़ का, ये वो सब ये कर देंगे, इतना पैसा होना तब। तो यहाँ पर ऑल नहीं हो सकता है आजादी के पहले, है ना, यूएफ नहीं था आजादी के पहले, तो यहां से ये कट जाएगा। जैसे ही ये कट गया, वन काट दो, ए काट दो, सी काट दो। उसके बाद आया 1935 गेव रिजर्व्ड सीट्स। आपको पता होगा कि 1909 में मुस्लिम्स को मिला था, उसके बाद रिजर्वेशन बढ़ता चला गया, मिलता चला गया, है ना, और 1935 में ये विमेन को मिला था। तो इसको ध्यान में रखना। उसके बाद है कि इंडियन सिविल सर्विसेज के रेस्पेक्ट की बात यहां पर की गई है कि रेस्पेक्ट टू with respect to Indian civil services, which of the following statements is are correct। ठीक है, कौन सा जो स्टेटमेंट है
वो करेक्ट है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 प्रोवाइडेड फॉर अ सेपरेट एग्जामिनेशन फॉर द इंडियन सिविल सर्विसेज। मैंने आपको ये भी बताया था, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाने वाला कौन है, तो बनाने वाला क्राउन है ना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाने वाला कौन है भाई, तो उन उसको बनाने वाला क्राउन है। तो उसको जब बनाने वाला क्राउन है, इसका क्या मीनिंग बैठ रहा है, इसका ये मीनिंग बैठ रहा है कि ये क्राउन इससे बहुत ज्यादा पावरफुल है ना, ये तो इससे बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो जब इतना पावरफुल है तो ये बीईआईसी को खत्म क्यों नहीं कर देता, तो मैंने आंसर बताया था। अब यही बात होगी ना, अंबानी जी को मतलब मोदी जी चाहे तो खत्म कर सकते हैं, लेकिन चाह क्यों नहीं रहे हैं, चाह क्यों नहीं रहे हैं। अब आप ये बोलोगे कि अंबानी जी से मोदी जी को फायदा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, इससे तो कुछ नहीं मिल रहा था, इससे तो कुछ नहीं मिल रहा था ना, इससे कुछ नहीं मिल रहा था, फिर क्यों, तो जो इम्प्लीमेंटेशन जो सिविल सर्विसेज थी वही इनके फेवर में थी। ये सब समझाया हुआ है, ये समझाया हुआ है। तो यहाँ पर देखना, जो 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि सिविल सर्विसेज के रिगार्डिंग आप कुछ बताइए। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है उसकी बात यहाँ पर की गई है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 प्रोवाइडेड फॉर द सेपरेट एग्जामिनेशन, जो कि इंडिया में होना है, ये बिल्कुल हुआ था। उसके बाद सिविल सर्विसेज इन 1941, देखो इंडियनाइजेशन शुरू हो चुका था, किसी भी लेवल पर देखोगे तो इंडियनाइजेशन शुरू हो चुका था ऑलरेडी। जब इंडियनाइजेशन शुरू हो चुका है तो कहने का यह मतलब बन रहा है कि देखो यहां पर इंडियनाइजेशन शुरू हो गया, लोकल 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 इन सब चीजों में इंडियंस को डालने लगोगे। जब इंडियंस को डालने लगोगे ऑब्वियसली इंडियंस के परसेंटेज बढ़ेंगे, जैसे इंडियंस के परसेंटेज बढ़ेंगे जो गवर्नेंस जो सिस्टम होगा वो इंडियनाइज हो जाएगा। तो इसलिए आंसर यहाँ पर बोथ होगा, दोनों होगा। उसके बाद यहाँ पर है कि विच विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी की बात की जा रही है। लेट सपोज हमें नहीं पता, ना हमने कभी सुना और ना मैंने आपको पढ़ाया और ना मेरे को पता है ये क्या है, क्योंकि मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूं कि ये वर्ड मैंने कभी यूज नहीं किया अपने लेक्चर में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी। अब ये कभी भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्या ये क्वेश्चन अभी बीपीएससी, क्या ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है, जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा इसका आंसर नहीं कर पाएगा, या जिसने डेप्थ में नहीं पढ़ा होगा इसको नहीं कर पाएगा। तो क्या ये अब बीपीएससी नहीं पूछ सकता है, यार कैसे कह सकते हो कि नहीं पूछ सकता है। ये अब वो अलग बात है, जब हिस्ट्री के क्वेश्चन को देखेंगे तो वो अलग बात है, जब पूछ रहा है कि स्वदेशी आंदोलन कब हुआ, पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ, 5, 6, 7, 8, 5 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त, 11 अगस्त, 12 अगस्त, ऐसे करके डेट दे दिया। अब वो क्वेश्चन नहीं आएगा, ये क्वेश्चन क्यों नहीं आएगा। कमेंट बॉक्स में बताना कि ऐसे अगर देख रहे हो, अगर क्वेश्चन एनालिसिस देखते हो तो बताना इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे कह सकते, गारंटी दे सकते हो क्या नहीं आएगा। हाँ, उस वाले को गारंटी दे सकते हैं हम लोग कि हाँ अब वैसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि गांधी जी कब यहाँ पर आए थे, गांधी जी ने दांडी मार्च किस डेट को स्टार्ट किया था, ये अब नहीं पूछेगा। या करंट अफेयर के क्वेश्चन में आपको बदलाव दिखेगा, ये नहीं पूछेगा कि मोदी जी पहले कहाँ गए, रशिया गए कि यूरोपियन यूनियन गए, इटली गए, वो नहीं पूछेगा वैसा क्वेश्चन। लेकिन ये क्वेश्चन पूछ सकता है ना, ये क्वेश्चन तो कॉन्सेप्चुअल पूछ सकता है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी की बात यहाँ पर हो रही है, तो हमें नहीं पता कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी क्या होती है, लेकिन हमको ये पता है कि डेमोक्रेसी क्या होती है। डेमोक्रेसी हमें पता है क्या होता है, क्रेसी का मतलब हमें पता है क्या होता है, रूल। किसका रूल, तो भाई डेमो का रूल, डेमो मतलब लोगों का रूल। उसी तरीके से यहाँ क्रेसी का क्या मतलब होगा, रूल। जब क्रेसी का मतलब रूल हो गया, ऑटो का क्या मतलब होगा, अपने आप, स्वतः, है ना, स्वतः होगा। ऑटो तो यही होता है ना, ऑटो रिक्शा मत समझ ले। हाँ, ऑटो रिक्शा भी समझ लो, जो रिक्शा स्वतः चलता है, मोटर से चलता है, ऑटो रिक्शा, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑटो, ऑटो मतलब सेल्फ, अपने आप रूल होने लगे। और ये ऑटोक्रेसी कैसी है, तो ये ऑटोक्रेसी संविधान की है, कॉन्स्टिट्यूशन की है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है भाई, तो एक रूल बुक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक है। आपको ये बात समझ में आ रही है।
कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक है। अब देखिए यहाँ पर एक रूल बुक के हिसाब से स्वतः चलने की बात हो रही है यहाँ पर। मतलब जो सिस्टम चलेगा, देखो मेरे को अभी टाइम लग रहा है, आपको मैं इतना बता रहा हूँ। नहीं तो संविधान वर्ड सुनते मेरे दिमाग में रूल बुक आएगा, ऑटोक्रेसी वर्ड देखते और सुनते मेरे मन में डेमोक्रेसी आएगा। मेरे मन में जो आएगा वही लिखा है मैंने कि ऑटोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी। अब ऑटो से क्या आ रहा है? स्वतः, खुद। तो संविधान वहां पर बना हुआ है, खुद चलाने चलने चलाने की बात की जा रही है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं ये बात कर रहा है एग्जीक्यूटिव की। चलाना, इम्प्लीमेंट करना, ये किसका काम होता है? ये कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव का काम होता है। समझ रहे हो बात को? अगर ये एग्जीक्यूटिव का काम हो रहा है तो इसका मतलब ये बन रहा है। और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी का क्या मतलब है? कि एक तो एग्जीक्यूटिव भी रहेगा लेकिन संविधान से चलेगा, तो संविधान बनाने वाला लेजिस्लेटिव भी यहां पर रहेगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेगा। अब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहां से आना शुरू हुई थी? 1909 से, 1919 से, 1935 में। जब आपको ये पता चल गया रिस्पॉन्सिबल, आप इसको तुरंत काट दोगे, आप इसको तुरंत काट दोगे। लेकिन फिर भी 1909 में उतनी पावर नहीं दी गई थी जितनी 1919 और 1935 में दी गई थी। समझ रहे हो? 1919 और 1900, तो इसका मतलब ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। अब हमें चुनना है जीओआई एक्ट 1919 से, और हमें चुनना है जीओआई एक्ट 1935 में से। अब ये बताओ एग्जीक्यूटिव मोर प्रफाउंड किस में था? ब्यूरोक्रेसी मोर प्रफाउंड किस में थी? 1935 में थी। तो आंसर 1935 मेरे हिसाब से होगा, है ना? अब देखते हैं आंसर क्या है इसका। आंसर सी, 1935। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। जो वॉज इंट्रोड्यूस, ठीक है, दिस एक्ट वेस्ट, देखो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। क्यों क्यों होगा एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी? क्योंकि भाई इंप्लीमेंटेशन वही उन्हीं को करना है। स्टेट चलाना, चलाते, अब स्टेट चलाने का काम ही एग्जीक्यूटिव का होता है। और ये स्वतः चल रहा है, ये स्वतः चल रहा है। पावर, जो पावर की बात हो रही है, जैसे डेमोक्रेसी में पावर, सोर्स ऑफ पावर कौन है? लोग हैं। ऑटोक्रेसी में सोर्स ऑफ पावर कौन होगा? कॉन्स्टिट्यूशन को जो इंप्लीमेंट कर रहा है वो होगा, लेजिस्लेचर नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, तो उसी से यहाँ पर मैंने पकड़ लिया कि भाई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की बात कर यहाँ पर की जा रही है। और दूसरी चीज यहाँ पर है, देखो इस चीज को मानना है मानना, नहीं मानना है मत मानना, तुम्हारे ऊपर है। मुझे लग रहा है बताना चाहिए तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। बता क्या रहा हूं मैं कि भाई अगर 1935 ऑप्शन में है तो गो फॉर इट। जीओआई एक्ट 1935 है अगर ऑप्शन में, तो गो फॉर इट। और ये कब जाना है? जब तुमको कुछ समझ में नहीं आए, गो फॉर इट। बहुत ही बृहद, और खास करके एक तो आर्टिकल बहुत बृहद है। दूसरा, अगर आपसे ये पूछ दिया गया है कि संविधान ऑफ इंडिया को, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन इंडिया को या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कौन सा एक्ट फुलफिल करता है? फुलफिल करने का मतलब कि जैसे पूछ देगा कि भाई फेडरेशन है, फेडरेशन हर डायरकी था, हमने डायरकी देख लिया इसलिए डायरकी की बात करते हैं। डायरकी 1919 में भी था, 1935 में भी था। लेकिन आपसे यह पूछ दिया गया है कि भारत के का संविधान डायरकी कहां से लेता है? अगर आंसर में 1919 1935 है तो आंसर 1935 होगा। ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। आरबीआई का कहां से लिया गया है? तो कुछ भी हो जाए 1935। जुडिशरी का कहां से लिया है? जुडिशरी तो 1773 में भी थी, लेकिन मेरे हिसाब से आंसर 1935 होना चाहिए। इंटीग्रेटेड कोर्ट की बात कर रहा है, भारत में इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंट दोनों जुडिशरी है, इसलिए भारत में यूनिटरी और वो फेडरल नेचर दोनों है भारत में। यहाँ पर ये सारी बातें होगी। 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, जो इंडियन लेजिस्लेचर वॉज मेड बाई कैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम। इंडियन लेजिस्लेचर वॉज मेड बाई कैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम। यहाँ पर बाई कैमरलिज्म की भी मैंने आपको बात बताई थी कि डायरकी एंड बाई कैमरलिज्म में डिफरेंस होता है। और मैंने जब वीडियो, अब देख लेना, ये लाइन होगी मेरी बोली हुई कि भाई डायरकी और बाई कैमरलिज्म एक एक्ट में एक साथ आ गया है। तो अभी हमने देखा डायरकी कब आया है? 1919 में। 35 में भी आया है लेकिन 1919 में भी आया है। 1919 में प्रोविंस में था, 1935 में सेंटर पर आ गया था, ये हमने देखा था। तो आंसर 1919 होगा। ठीक है, यहाँ पर ये सारी बातें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट बाई कैमरल लेजिस्लेचर एट सेंटर। ठीक है, यहाँ पर ये जो सवाल है, इस सवाल को डील नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत बार डील किया हुआ है, बहुत बार इसको यहाँ पर डील किया हुआ है। इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में पूरा का पूरा यहाँ पर आपको
एकदम यही बता दिया है क्वेश्चन ही। आप यहाँ पर आपसे पूछ दिया था कि डायरकी सेंट्रल लेवल पर कब आया है, और इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन, और ये सेम क्वेश्चन, ठीक है, ये यहाँ पर ये सेम क्वेश्चन की बात कर रहा है डायरकी की। लेकिन यहाँ पर अब यहाँ पर एक देखो क्या है, मैंने आपको क्या बताया कि जब डायरकी हुआ है तभी बाइकैमरलिज्म हुआ है। सेम क्वेश्चन यहाँ पर, सेम क्वेश्चन यहाँ पर, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद जो पावर है प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस को इशू करने के लिए, इज अ रेलिक ऑफ, रेलिक ऑफ कुछ नहीं है, बस यही है कि कहां से वो लिया गया है। ठीक है, तो कहां से लिया गया है? देखो 1935 और 1935 आंसर हो। समझ इस बात को समझने की कोशिश करना। अब ये जो ऑर्डिनेंस है भाई 1935 के अलावा भी एक्ट में आया है ये। और मेरा सवाल भी था आपसे कि आज 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 ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट ये करता है, प्रोमलगेट करता है। मेरा सवाल ये था कि ऑर्डिनेंस आज के टाइम वो करने में ज्यादा टाइम, मतलब ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट करने में आज ज्यादा टाइम लगता है संविधान में, संवैधानिक तौर पर, या पहले के टाइम पे ज्यादा लगता था? ये मेरा सवाल था आपसे वीडियो में, कमेंट नहीं आया है उस पर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है, विच एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम made it possible for Indians to take some share in the administration of their। एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है भाई, एडमिनिस्ट्रेशन की बात। एडमिनिस्ट्रेशन की बात कब होगी? जब सिविल सर्विसेज में तुम जाओगे तो पहली बार कब हुआ था? ठीक है, इंडियंस का पार्टिसिपेशन एडमिनिस्ट्रेशन में कब हुआ था? तो 33 में। ये कब हुआ था? ये 33 में हुआ था। उसके बाद सेंटर और स्टेट, ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन। फिर से फेडरलिज्म की बात हो रही है। फेडरलिज्म बहुत बार, बाइकैमरलिज्म, डायरकी, पावर ट्रांसफर्ड, रिजर्व्ड, बहुत बार आया है, लेकिन आंसर 1935 होगा। ठीक है, ये अपने रिस्क पर थोड़ा सा देखना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, फेडरल सिस्टम एंड डायरकी एट द सेंटर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। इंडिया कहने का मतलब आजाद इंडिया है ना, इंडिया मतलब अपना इंडिया। ठीक है, वो कब हुआ? तो वो कौन से एक्ट से वो ये चीज हुई? 1935 से। लेकिन आपको पता है कि भाई डायरकी कब आई है? ये 5 बार हमने क्वेश्चन देखा है, आपको ये भी पता है ये कब आया है, फिर भी आंसर 1935 होगा। और होगा क्यों? क्योंकि इसमें भी आया और भारत ने यहां से लिया है। भारत 1773 से क्यों लेगा कोई भी प्रोविजन? सुप्रीम कोर्ट का ही प्रोविजन, वहां से क्यों लेगा? समझ रहे हो, यहां पर ऑल इंडिया फेडरेशन की बात हो रही है। ये फेडरेशन कई जगह आया है, लेकिन आंसर 1935 होगा। इस तरीके से पढ़ना है ताकि माइंड ऑफ एग्जामिनर को रीड किया जा सके। अब यार ये मत करना कि कुछ नहीं पढ़ा है, 1935 देखा और मार दिया। ये तब होगा जब कुछ भी, मतलब कि आपने नहीं सुना हो पढ़ने के बाद भी। देखो ये सब सारी चीजें ना, ये रिप्लेसमेंट नहीं है आपकी पढ़ाई का। नहीं, ये मत सोचना कि दिस थिंग इज द रिप्लेसमेंट ऑफ ऑल दोस थिंग्स। ऐसा नहीं है, है ना, ऐसा ये रिप्लेसमेंट वाली बात यहाँ पर ये सब नहीं है, तो ध्यान में रखना थोड़ा सा। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स प्रोवाइडेड फॉर फेडरल पॉलिटी इन इंडिया। ठीक है, फिर देखो फेडरल पॉलिटी का क्या मतलब होता है? लेवल वाइज। लेवल वाइज पॉलिटी कब से आएगी? जब से ट्रांसफर्ड और रिजर्व लिस्ट होगा। पहली बार कब आई थी? 1935 में आई थी क्या? नहीं आई थी। फिर भी आंसर यही होगा कि भारत ने ऐसे लिया था। इंडिया पूछ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है, ये तो वही क्वेश्चन है कि 1935 में, ये यूपीएससी में पूछा हुआ है कि रेसिड्यूरी पावर जो है वो किसके पास थी? तो उस समय था कौन भाई? गवर्नर जनरल। ठीक है, ये सारी बातें होंगी। फिर आईएएस प्री, गवर्नर जनरल। पता नहीं क्वेश्चन क्या है, लेकिन आंसर हाँ ये गवर्नर जनरल ही होगा। ध्यान रखना कुछ चीजों कुछ कुछ चीजों को अच्छे से पढ़ लेना, पहले आंसर देख लेते, पता चला गलत हो गया, बी सही है। हाँ, तो यहाँ पर ध्यान से थोड़ा सा कुछ कुछ चीजों को ढंग से पढ़ना, जैसे गवर्नर जनरल, वॉइस रॉय। ठीक है, इन सब इन दोनों पोस्ट को बहुत ढंग से पढ़ना। वॉइस रॉय पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, गवर्नर जनरल को। जिस तरीके से 1935 आंसर होता है ना, उसी तरीके से गवर्नर जनरल भी आंसर होता है, जनरली। जनरली, ठीक है ना, जनरली ये भी आंसर होता है। उसके बाद क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट एंड परमानेंट कॉन्स्टिट्यूएंट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज अडॉप्टेड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। फिर देख लो,
फिर देखो और ध्यान रखना, 3 एक्ट बहुत अच्छे से पढ़ना। 1909, अब 3 एक्ट कहने का मतलब ये नहीं कि बाकी सब छोड़ देना। 1909, 1919, 1935, और हो सके, इन केस अगर हो सके तो 1853, 53 नहीं 33, ये पढ़ना। ये 4 एक्ट अगर हो सके तो पढ़ लेना। टाइम वाइम नहीं है, तब की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पोर्टेंट एंड परमानेंट कॉन्स्टिट्यूएंट इन द अडॉप्टेड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नॉमिनेशन ऑफ ऑफिशियल मेंबर टू द लेजिस्लेचर, ये तो था, हमने याद किया था, पढ़ा था। ठीक है, फेडरेशन, यही तो क्वेश्चन देख रहे हैं, 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तो देख ही लिया इससे, ये तो था ही। और बार बार 1935 बोलते थे। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ये भी बोला था भाई कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आ गई है। जब यहाँ पर हमने ये वाला लॉजिक लगाया था, कहाँ गया, हाँ, ये वाला कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी वाला, तब भी हमने ये चीज बताई थी कि यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात आएगी। और रेस्पॉन्सिबिलिटी धीरे धीरे करके शुरू, एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट जब आया था आपका 1858 में, तभी से रेस्पॉन्सिबिलिटी धीरे 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 होना शुरू हो गई थी। जब आप ये देखोगे ना, क्या कहते हैं, कम्युनल इलेक्टोरेट वाला एक्ट 1909 वाला, उसमें भी आपको ये दिखेगा कि एकदम धीरे धीरे हौले हौले वहां पर भी रिस्पॉन्सिबल बनाने जाने का वो पॉइंट लिखा हुआ है लक्ष्मीकांत में, है ना। और लक्ष्मीकांत अभी खोल के दिखा देता है, लेकिन लक्ष्मीकांत चलो बाद में कभी दिखा देंगे, या वीडियो जा करके देख लो, वहां पर है। तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात वो हो गई थी, वो हो रही थी। तो यहाँ पर ये भी गया, बचता है यही। और ध्यान रखना, ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है, और ये ब्रिटेन से इन्फ्लुएंस हुआ था। ये कहाँ से इन्फ्लुएंस हुआ था, ये ब्रिटेन से, ये इन सब की, ये जो इन्फ्लुएंस्ड हुए थे ना, ये सब ये ब्रिटेन से हुए थे। अब ब्रिटेन जैसा रहेगा, आज हमारे पास प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्यों नहीं है, क्योंकि गुलाम हम नहीं थे अमेरिका के, है ना। सिंपल, इसका रीजन और कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, जो कहते हैं ना बहुत ही सोफिस्टिकेटेड भाषा में कि फेमिलियरिटी विद द सिस्टम, कुछ नहीं है वो सब। गुलाम होते उनके तो उनका भी अपना वो हो जाता, और इनको मतलब ऐसा रिस्क विस्क वाला गेम था इनका कि रिस्की हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको जानते हैं, इस वाले सिस्टम को देख रहे हैं, बहुत लोगों को एक्सपीरियंस है, चलो यही सिस्टम चला देते हैं, वैसा वाला सीन था इनका। तो जो ब्रिटेन का जैसा रहेगा वैसा ही, तो 1935 भी वैसा ही वो लोग बनाएंगे। अभी देखो हो क्या रहा है, रशिया समझ रहे हो ना, रशिया ने क्या किया, ब्रिक्स समझ रहे हो, ब्रिक्स, ईटा, जिससे घर बनता है। नहीं, ये वो ब्रिक्स नहीं है, ये है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, इसमें 4 मेंबर और भी हैं। ईरान है, अभी मतलब ऑब्जर्वर जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब ईरान वीरान भी इसमें आ गए हैं। अब यहाँ पर मेरा मतलब, अभी रशिया ने क्या बोल दिया है कि वो ब्रिक्स की पार्लियामेंट बनाएंगे, है ना। तो इजिप्ट विजिप्ट है, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, और एक और है कोई। तो उसमें क्या है कि ये कह रहे हैं कि ये क्या करेंगे, ये बड़ा, बहुत मतलब आप समझ लो रिवॉल्यूशनरी स्टेप रहेगा ये बहुत ही ज्यादा रिवॉल्यूशनरी स्टेप रहेगा। ये जो रिवॉल्यूशनरी स्टेप इसलिए रहेगा, ये कभी और वीडियो में बात कर लेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम पार्लियामेंट बनाएंगे यहाँ पर। अब जब रशिया, और अब समझ रहे हो कि उसी में चाइना के भी एमपी हैं, उसी में, मतलब कैसे भी होता है, कांग्रेस भी बैठती है, बीजेपी भी बैठती है, एआईडीएम के भी बैठती है, आम आदमी पार्टी, उसी तरीके से वहां पर होगा, रशिया के भी, चाइना के भी, भारत के भी। कैसे चलेगा पता नहीं, लेकिन अगर चल गया, 45% पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन होगा, दुनिया की 45% पॉपुलेशन के आसपास। बहुत बड़ी बात हो जाए, भगवान करे। तो यहाँ पर क्या है कि ये ब्रिक्स वाला सीन है यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर मान लो रशिया, चाइना, ये सब यहाँ पर जब रूल को बनाएंगे ना, ये आपको क्या लगता है, ये प्रो वेस्ट बनाएंगे, ये एंटी वेस्ट बनाएंगे, ये, है ना, ये एंटी वेस्ट बनाएंगे, ये बन ही रहा है एंटी वेस्ट के लिए। तो कुछ भी प्रोविजन होगा, कैसा भी होगा, कुछ भी होगा, वो वेस्ट को ही टारगेट करेगा। तो हमेशा ध्यान रखना, पेरेंट जो होगा उसी का नेचर नीचे उतरता चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या बोल रहा है, फिर से 1935 का एक्ट। इससे ये पता चल रहा है कि भाई किस तरीके से 1935 एक डैम इंपॉर्टेंट है ना, डैम इंपॉर्टेंट है वो। रेसिडुअरी पावर, रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स वर अलॉटेड टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब ये यही क्वेश्चन पूछ दिया, अब हमारा तो आंसर ये होगा, क्योंकि कमीशन पूछ रही है इस क्वेश्चन को। वाई इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंपॉर्टेंट, भाई क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है इससे। मेन सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, इसीलिए जितने आंसर्स में 1935 एक्ट दिखेगा वो सब आपका आंसर होगा।
विदाउट एनी डाउट वो सब कुछ वो हर एक मतलब मुद्दे को आप यहाँ पर आंसर बना सकते हो। अब देखो यहाँ पर क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स लेड टू सेपरेशन ऑफ, हमारे सिंध विंध भी बताया था मैंने, सिंध के बारे में भी बताया था। 1935 ढूंढो, हाँ ढूंढ लिया, यही आंसर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है कि इन हाउ मेनी प्रोविंसेस वॉज द, देखो ये क्वेश्चन अब नहीं आएगा, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत कम है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, मत करना इसको। द प्रपोजल फॉर फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज मेड बाय, इसको हिस्ट्री में पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, ये हिस्ट्री में पढ़ने लायक क्वेश्चन है, जब हिस्ट्री चलाएंगे तो हिस्ट्री में भी इसको देखेंगे। उसके बाद है द ऑब्जेक्टिव ऑफ इल्बर्ट बिल, ये इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, इसको अभी नहीं देखेंगे, इसको बाद में देखेंगे। अब ये मत कहना कि ये सब पढ़ाया नहीं, ये बाद में पढ़ेंगे। ये लक्ष्मीकांत में देखा गया, लक्ष्मीकांत में भी दिया हुआ है, ऐसा नहीं है, ये तो दिया हुआ है। कहाँ गया, कौन सा क्वेश्चन? हाँ ये तो दिया हुआ है उसमें, दूसरे चैप्टर में, दूसरा पैराग्राफ में, यही दूसरा paragraph। लेकिन अभी इस चीज को नहीं देखेंगे, ये भी दिया हुआ है कैबिनेट मिशन, ये क्वेश्चन भी अब नहीं पूछेगा, ये क्वेश्चन भी इसके पूछने के चांसेस बहुत ही रेयर है, बहुत ही रेयर है। अब इसमें से पूछ रहा है, ये पूछ सकता है लेकिन ये पॉलिटी में नहीं पूछेगा, ये इसको स्किप कर रहे हैं, ये पॉलिटी में नहीं पूछेगा। उसके बाद है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर, अब ये बता दो किसके अंदर होगा। 1935 तक तो आजादी देने की बात हुई नहीं थी ना, 1935 तक तो तो 1935 यहाँ से खत्म हो जाएगा। अब ये मत करना ब्लाइंडली मार देना 1935, है ना, ये तो था ही नहीं उस समय तक। तो और रिजेक्ट कर दिया था क्रिप्स मिशन को, तो कैबिनेट मिशन बचता है, क्योंकि 1947 वाले एक्ट से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बनेगा, वो नहीं बन सकती है। क्यों? क्योंकि वो चीज चली आ रही थी 1947 के पहले भी। ठीक है, जब मैंने मावलंकर के बारे में बताया था तो मैंने आपको ये भी बताया था, उसका नेचर भी बताया था, तो ध्यान रखना इसको, उसके पहले से चली आ रही है। अब यहाँ पर इंटरिम गवर्नमेंट 1946 में बनती है, तो वाइस प्रेसिडेंट कौन होते हैं, ये डील किया कर रखा है, ये भी मैंने इंटरिम गवर्नमेंट के इसके ये वाइस प्रेसिडेंट की बात यहाँ पर मैंने डील कर रखी है, ध्यान से इसको पढ़ लेना। ये क्वेश्चन कम चांसेस है कि आए, लेकिन याद कर लेना, ये सब फैक्ट्स याद होने चाहिए, एटलीस्ट मेंस में लिखोगे ना। ठीक है, उसके बाद क्या है, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट मेंबर ऑफ द इंटरिम, हाँ ये सब क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन, इन सब क्वेश्चंस के आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ द इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन अगस्त 1946, है ना, जब इंटरिम ये बना था तो कौन नहीं था, जगजीवन राम जी थे, ये दोनों तो थे ही, इनमें तो कोई डिबेट ही नहीं है। इसलिए मैंने, अगर आपको याद होगा तो मैंने बोला था मेजर कम्युनिटी कमिटीज के नाम याद कर लो, आपको उसमें जगजीवन राम जी दिख जाएंगे, बचेंगे कौन, एस राधा कृष्ण। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पर होगी। उसके बाद वेवल प्लान की बात की जा रही है। अकॉर्डिंग टू द वेवल प्लान, जो नंबर है हिंदू और मुस्लिम का, हिंदू मुस्लिम मेंबर्स का एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, वो इक्वल होना चाहिए, कुछ ऐसी बात की गई थी क्या वेवल प्लान में। उसके बाद वेवल थॉट दैट दिस अरेंजमेंट वुड हैव अवॉइडेड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ऐसा ऐसा था क्या? वेवल को वेवल को पार्टीशन से कोई लेना देना ही नहीं था, उसको ये था ही नहीं, उसका ये था कि कोई प्लान, ऐसा कोई प्लान चॉकआउट किया जाए जो सिंथेसिस करवा दे हिंदू मुस्लिम यूनिटी का, तो वो फिर आंसर सी हो जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद देखो कि पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ये डील किया है मैंने, वीडियो में जाके देखना, सबसे शायद पहला ही पॉइंट यही है स्वराज पार्टी वाला, सबसे पहला पॉइंट यही है। इन्होंने 1934 में सबसे पहली बार इन सब चीजों के बारे में बोला था। ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं, जो क्वेश्चन नहीं आएंगे ना, या जिसके आने के चांसेस बहुत कम है, उसको डील ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पर हम। उसके बाद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू इन रिलेशन टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से मतलब कौन सा इनमें से स्टेटमेंट ट्रू है, ये आपका क्वेश्चन है। तो पहला पहला स्टेटमेंट क्या है, असेंबली जो है वो अडल्ट सफरेज पर बेस्ड है ना, असेंबली जो है वो कहाँ पर, अडल्ट सफरेज पर बेस्ड है। अब ये तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है ट्रू के बारे में, क्या असेंबली एडल्ट सफरेज पर बेस्ड थी? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यू पार्शियली इलेक्टेड
पार्शियली नॉमिनेटेड। इलेक्शन इनडायरेक्ट था। ठीक है, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। जैसे ये गलत हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। ये यहाँ पर जो दोनों तीनों चीजें बोली ना, ये सब मैंने वीडियो में बोल रखा है। ये सब वीडियो में बोला हुआ है। उसके बाद ये दूसरा तो गलत ही है भाई। डायरेक्ट इलेक्शन ये तो गलत ही है। जैसे ये गलत हो गया, ये गया, ये गया, ये गया, आंसर सी बचा। ठीक है, तो ये आंसर सी भी है। तो इस बात को ध्यान रखना। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात यहाँ पर की गई है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो इट वाज नॉट बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइजी। अभी देखा हमने, अभी ही देखा है ना। तो जहां जहां ये कट दो। इट इज, अरे यार बी भी कट दो। आ गया, आ गया। ठीक है, ए और डी आया क्योंकि ये मल्टी पार्टी बॉडी थी। बहुत सारे पार्टीज के लोग थे वहां पर। फिर है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात है यहाँ पर। लेकिन अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो इनकरेक्ट पूछ रहा है। ध्यान रखना, वो क्या पूछ रहा है, वो इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो क्वेश्चन क्या है? इट वर्कड विद द हेल्प ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ कमिटीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्राफ्टिंग कमिटीज। याद है, इसका रटने के लिए हमने बोला था। यहाँ पर क्या है? माइनॉरिटीज कमिटीज लाइक क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड पारसीज वर एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द असेंबली। ठीक है, इट वॉज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। था क्या? अब क्या पढ़ना आगे? ठीक है, पढ़ना ही नहीं आगे। उसके बाद है members of constituent assembly who drafted the constitution of India reference to।